हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस पी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे यूपी टेट की। आज हम लोग जो यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 28 नवंबर 2021 का। कब का क्वेश्चन पेपर है सर? 28 नवंबर 2021 को जो यूपी टेट का पेपर हुआ था, इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। इससे पहले 2022 का क्वेश्चन पेपर हमने हल किया। हालांकि वो जो क्वेश्चन पेपर था वो जब ये पेपर निरस्त हो गया था, क्योंकि ये जो 28 नवंबर 2021 को जो यूपी टेट का पेपर हुआ था वह लीक हो गया था और फिर वो परीक्षा कैंसिल हो गई। फिर वही परीक्षा 2022 में हुई थी। तो ये वो वाला पेपर है जो निरस्त हो गया था, जो लीक हो गया था। ठीक है, 2021 28 नवंबर 2021 इस पेपर की तारीख थी। ठीक है, चलिए आइए इस पेपर को आज हम लोग हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। 30 क्वेश्चंस रहेंगे और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि आने वाला जो आपका यूपी टेट है उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, लैंग्वेज क्या रहेगी। एंड पीवाईक्यू तो किसी भी एग्जाम के लिए मास्टरमाइंड होता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बाइलिंगुअल है, आप पढ़ सकते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? कौन सा है जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया मुख्य नियम नहीं है? देखिए, थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे प्यारे दोस्तों। कौन कौन से? अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये 3 जो हैं ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए अधिगम के मुख्य नियम है। ठीक है, अब बचता है नीचे अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड। ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया है, लेकिन ये मुख्य नियम ना होकर के ये गौण नियम है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम दिए थे प्यारे दोस्तों। कितने? 5। तो अभिवृत्ति का नियम जो है यह मुख्य नियम नहीं है, ये गौण है। इसलिए यह ऑप्शन जो डी रहेगा वह आपका राइट हो जाएगा। इसको थोड़ा डीप में समझ लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए। देखिए, थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम बताए हैं। सर कितने प्रकार के बताए हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो इन्होंने मेन लॉ बताए हैं, दूसरे सेकेंडरी लॉ बताए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। अब देखिए, थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए थे। मुख्य नियम कितने दिए हैं सर? मुख्य नियम दिए हैं 3। कौन कौन से? तत्परता या तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 हो गए थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए मुख्य नियम। और थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम दिए हैं। सेकेंडरी लॉ कितने दिए हैं सर? 5। नाम क्या है? मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड, जो अभी हमें क्वेश्चन में मिला। दूसरा बहुअनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव चेंज। ये हमने थ्योरी में सबको डिफाइन किया हुआ है, सबको एक्सप्लेन किया है कि कौन सा नियम क्या कहता है। तो उसके लिए आपको अधिगम की हमारी थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, 3 मुख्य नियम हैं, 5 नियम गौण हैं और इस तरीके से आप हमारा जो क्वेश्चन है वह कंप्लीट होता है। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना क्या होता है? लर्निंग जो है वह नकल करके आती है या प्रयास करके आती है अधिगम, या फिर अचानक से सूझ द्वारा अधिगम होता है, या एक्सरसाइज के माध्यम से होता है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कोहलर के अकॉर्डिंग, तो कोहलर ने क्या दिया है? कोहलर ने सूझ द्वारा, इनसाइट थ्योरी दी है इन्होंने। कौन सी थ्योरी दी है? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने। क्योंकि देखिए, कोहलर के सिद्धांत का नाम क्या है? सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था। किस पर? वनमानुष पर प्रयोग किया था, जिसका नाम था सुल्तान। अच्छा, सूझ का मतलब क्या होता है सर? सूझ का मतलब क्या होता है? सूझ का मतलब होता है अचानक किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलना। जैसे कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें पहले हम बहुत माथापच्ची कर रहे होते हैं, फिर जब थक हार के छोड़ देते हैं, फिर अचानक से माइंड में आता है अरे यार ये क्वेश्चन तो उस फॉर्मूला से फट से लग जाएगा, और हम वो फॉर्मूला उठा के लगाते हैं, सवाल लग जाता है। या कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमसे हल नहीं हो रही होती हैं, फिर अचानक से आता है अरे यार ये प्रॉब्लम तो वो
फटाक से सॉल्व कर देगा उससे बता दें, या मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा, तो वो अचानक से दिमाग में कभी कभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आता है, यही सूझ होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? हु वॉज द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म? कौन थे? नोवाक, वाइगोत्स्की, पियाजे या फिर ग्लासर फ्लैट? कौन थे? तो देखिए, सामाजिक निर्माणवाद के जनक हैं आपके वाइगोत्स्की। कौन है? वाइगोत्स्की, क्योंकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक निर्माणवाद का सिद्धांत दिया है, या समाज से संबंधित सिद्धांत यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या नाम है सर? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है वाइगोत्स्की ने। ये कहते हैं कि बच्चा समाज के माध्यम से ही सीखता है। इन्होंने अपनी थ्योरी में संज्ञान और सामाजिक वातावरण का निर्माण किया है। ठीक है, और बात करें वाइगोत्स्की तो इनके अकॉर्डिंग किसी बालक का जो समाजीकरण है, जो उसका सोशलाइजेशन है, वो जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ रहता है उसका समाजीकरण, उसी के अनुरूप उसमें भाव आते हैं, उसमें विचार आते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू उसी तरीके का होता है जिस प्रकार के समाज में वो पला पड़ा होता है, उसी समाज के अकॉर्डिंग उसकी मानसिक क्षमताओं का भी विकास होता है, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। यानी कि इन्होंने बालक के डेवलपमेंट में समाज को बहुत ही अहम हिस्सा माना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? देखिए, कौन सी है जो डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? टू बी कम्युलेटिव, संचयी होना, ये तो विकास की क्या है? विशेषता है। अब आप पूछेंगे सर संचयी क्या होता है, ये तो बता दो। तो देखिए, संचयी का मतलब होता है कि सीक्वेंस में आगे बढ़ना, क्रम से आगे बढ़ना, और जो हमारा डेवलपमेंट है, हमारा जो विकास है बच्चे का, वो सीक्वेंस में ही आगे बढ़ता है। सर कैसे? जैसे बालक जन्म के समय सिर्फ रोता है, बालक जन्म के समय सिर्फ रोता है, चाहे वो भारत का बच्चा हो, अमेरिका का बच्चा हो, लंदन का बच्चा हो, है ना, तो रोता ही रोता है। ठीक है, और 3 महीने के बाद वो अंदर से एक विशिष्ट प्रकार की आवाज निकालना शुरू कर देता है, चाहे वो कहीं का बच्चा हो। तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है। 6 महीने का होने पर वो खिलखिलाने लगता है ना, एक आनंददायक अंदर से हंसी निकालता है, चाहे कहीं का बच्चा हो। तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है। जो सीक्वेंस भारत में रहेगा वही श्रीलंका में रहेगा, वही लंदन में रहेगा, है ना। और 7वां महीने होने पर उसके मुंह से पा, बा, दा इस प्रकार से आवाज निकलने लगती है। तो ये जो विकास है हमारा ना, ये संचयी है, ये सीक्वेंस में चल रहा है। और विकास क्या होता है सर? विकास दिशात्मक होता है, विकास डायरेक्शन में जाता है, विकास डायरेक्शन में जाता है। या तो विकास हमारा सेफेलोकॉर्डल होगा या प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा भाई, यानी कि या तो हेड टू टो जाएगा या फिर केंद्र से बाहर की तरफ आएगा। ये 2 दिशाएं हमने आपको समझाई थी। विशिष्ट होना, जो डेवलपमेंट है हमारा वह विशिष्ट होता है। कैसे? यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से होता है। कैसे? जैसे अब भाई जैसे शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट है, तो इसमें शरीर की लंबाई बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, मांसपेशियां बढ़ेंगी। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है जिसमें सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। इमोशनल डेवलपमेंट होता है जिसमें भावनाओं को पहचानना, समझना, कंट्रोल करना। सोशल डेवलपमेंट होता है, दूसरों से संबंध बनाना हो गया। लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है जिसमें बोलना, सुनना, पढ़ना, है ना। तो ये हमारा विशिष्ट होता है, ये भी विकास की विशेषता है। जैसे अब इसका एक उदाहरण लो विशिष्ट का, कि कोई बच्चा है वो बोलना जल्दी सीख सकता है, कोई बच्चा बोलना जल्दी सीख सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर वो बोलना जल्दी सीख गया है तो चलना भी जल्दी सीख जाए। तो हो सकता है कि उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट जल्दी हो गया हो, फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हो, कि बोलना जल्दी सीख गया, चलना थोड़ी देर से सीख रहा है ना। कोई बच्चा इमोशंस को जल्दी समझ लेता है, लेकिन उसके सोचने की जो गति है वो थोड़ा धीमी हो सकती है। तो ये विशिष्ट है। तो विकास अलग अलग जो है विशिष्ट तरीके से होता है। इतनी बात क्लियर है। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से होता है, जरूरी नहीं है कि पूरा डेवलपमेंट एक साथ हो। अब अगला है कि विकास की विशेषता कौन सी नहीं है? तो अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना, ये विकास की विशेषता नहीं है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विकास की विशेषता कौन सी नहीं है? अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना।
टू बी अनकंट्रोल्ड एंड इंडिपेंडेंट ये विकास की विशेषता नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में यहाँ पे चले जाएंगे। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिलता है। क्वेश्चन कहता है कि हेरेडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? हेरेडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक हरलॉक, गाल्टन, वुडवर्थ या फिर रॉस। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट क्या इसमें हो जाएगा सर? इसमें हो जाएगा फ्रांसिस गाल्टन जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। देखिए बड़ा प्यारा सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट इज, यानी कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? देखिए अब बात करें ब्लूम की, यहाँ पे बात होगी ब्लूम की। ब्लूम के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि कॉग्निटिव डोमेन के उद्देश्यों को 6 स्तरों में बांटा गया है, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल बताए हैं ब्लूम ने, जो निचले से ऊपरी क्रम में होते हैं। ठीक है, जो नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। अब इसमें हमसे पूछ रहा है न्यूनतम स्तर कौन सा है, तो देखिए न्यूनतम स्तर हमारा हो जाएगा ज्ञान। ये क्या है? ये सबसे निचले पायदान पर है। तो ज्ञान यानी कि नॉलेज, ये संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। इसको अलग अलग जो है फिर बाद में समझा देंगे, प्रत्येक को अलग तरीके से। बाकी अभी यहाँ पे ऑप्शन आपका जो बी है वह राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। इनको आप याद रखिएगा कि पहले ज्ञान आएगा, फिर बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये इसका सीक्वेंस चलता है, पहले ज्ञान के बाद बोध फिर अनुप्रयोग, इस तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। कहता है माइक्रो टीचिंग का अंतिम सोपान क्या है? द लास्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, देखिए प्रतिपुष्टि है या पुनः योजना है, पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः शिक्षण। देखिए सूक्ष्म शिक्षण में 6 चरण सम्मिलित किए गए हैं। कितने चरण सर? 6 चरण सम्मिलित किए गए हैं माइक्रो टीचिंग में, जिसमें आपका पहला आता है पाठ्य योजना। पाठ्य योजना बनाने के बाद आप उसको पढ़ाएंगे, फिर आपको फीडबैक मिलेगा। फिर जब आपके पाठ्य योजना में जो गलती रहेंगी आपको फीडबैक में बताया जाएगा, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। तो आप उस लेसन प्लान को फिर से बनाएंगे, फिर से क्लास में पढ़ाने जाएंगे, फिर से आपको फीडबैक मिलेगा। तो ये इसके 6 चरण होते हैं। तो यहाँ पे अंतिम सोपान होता है पुनः प्रतिपुष्टि। क्या हो जाएगा? रीफीडबैक। रीफीडबैक जो है यह माइक्रो टीचिंग का लास्ट स्टेप होता है। तो आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में क्या आवश्यक है? देखिए अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है। डाइवर्जेंट थिंकिंग कहाँ होती है सर? हमने खूब समझाया है। देखिए एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, अब डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है इसमें हम एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस निकालने का प्रयास करते हैं या एक प्रॉब्लम को कई तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन पर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कन्वर्जेंट का मतलब है कि एक प्रश्न का एक फिक्स्ड आंसर हमने तय कर दिया बस। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग, देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग में आवश्यक होता है फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज, क्योंकि आप अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से तभी सोच सकते हैं जब आपके अंदर विचारों का प्रवाह अच्छा होगा, फ्लो अच्छा होगा, थॉट्स का ज़्यादा से ज़्यादा विचार आपके अंदर आएंगे, तभी आप उस प्रॉब्लम के ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे सकते हैं। बाकी एक समाधान ये कन्वर्जेंट की विशेषता है। ठीक है, या अंकगणितीय तर्क, श्रेणीकरण, ये सब क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विचार प्रभाव, ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन है? मस्तिष्क उद्दीलन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं ओसबॉर्न। क्या हैं? ओसबॉर्न जो है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के प्रतिपादक हैं। ठीक है, ये एक ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स को किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए
स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखने का अवसर दिया जाता है कि आप फ्री हैं अपने विचार रखने के लिए, जो आपके मन में आए वो आप विचार रखिए। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट हो जाता है। वेरी गुड, इतनी होती है बात क्लियर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु इज एसोसिएटेड विद थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से संबंधित हैं आपका CD मॉर्गन, HA मुरे, दोनों ही इससे संबंधित है। कौन संबंधित है सर? दोनों ही इससे संबंधित है। अब ये जो थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, जिसको हम TAT परीक्षण भी कहते हैं, ये होता क्या है? देखिए, इसमें होता क्या है कि हम बालक को या किसी व्यक्ति को कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं। क्या करते हैं? बालक को हम कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं और फिर उनसे कहा जाता है कि वो उन पिक्चर्स को देख करके एक कहानी बनाएं, एक स्टोरी लिखें। ठीक है, फिर उस स्टोरी के बेस पे उस बालक की या उस व्यक्ति की जो इमोशनल कंडीशन है, जो उसकी भावनात्मक स्थिति है, उसको देखा जाता है कि आखिर ये इस पिक्चर को क्या देख करके और क्या समझ करके, इस पिक्चर को देख करके इसके अंदर क्या भाव आ रहे हैं, उसका पता लगाया जाता है। उस पिक्चर के पीछे उसका उद्देश्य क्या है, ये पता लगाया जाता है। उसका व्यक्तित्व किस तरीके का है, ये उस पिक्चर को देख करके, जो उसने स्टोरी लिखी उसको देख करके पता लगता है। तो यहाँ पे ये तरीका अपनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न हमको मिलेगा, और अगला प्रश्न हमसे कहता है कि सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? क्रिएटिव थिंकिंग की पहली अवस्था। देखिए, जो क्रिएटिव थिंकिंग है प्यारे दोस्तों, इसके प्रोसेस में आमतौर पर 4 चरण होते हैं। ठीक है, ओके। सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया को आमतौर पर 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से सर 4 चरण हैं? पहला चरण आयोजन है, दूसरा इंक्यूबेशन या उद्दीपन है, तीसरा प्रबोधन है, चौथा संशोधन है। ये 4 चरण होते हैं। अब इसमें पहला चरण हमसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो पहला चरण हमारा आयोजन हो जाएगा, यानी कि प्रिपरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? प्रिपरेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इस प्रश्न को समझिए, आयोजन का मतलब क्या होता है सर? आयोजन ये पहला स्टेप है। इस स्टेप में व्यक्ति क्या करता है कि प्रॉब्लम को समझता है, उस प्रॉब्लम के पीछे की जो जानकारी है वो इकट्ठा करता है, फिर उस पर स्टडी करता है कि इसको कैसे हल करना है। ठीक है, ये पहला हो क्या, यानी कि वो पहले तैयारी करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। भाई उसकी तह तक जाता है, समझता है उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करता है, उस पर स्टडी करता है। फिर आ जाता है इंक्यूबेशन, उद्दीपन। इस स्टेप में क्या होता है कि उस प्रॉब्लम को थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके जो थॉट्स हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं। फिर आता है इल्यूमिनेशन, प्रबोधन। इसे यूरेका मोमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेका मोमेंट भी कहा जाता है प्रबोधन को। ठीक है, इसमें कभी कभी अचानक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या अचानक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो थॉट है वो हमारे माइंड में आ जाता है। फिर आता है संशोधन, यानी कि अब उसका रिवीजन होगा या उसका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है जिसमें थॉट का मूल्यांकन या उसका टेस्ट किया जाता है कि हमारे दिमाग में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो थॉट्स आए, जो भी विचार आए, उसका मूल्यांकन किया जाता है कि क्या इन विचारों से या इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ये लास्ट में उसका संशोधन होता है। अगर नहीं हो पाएगी तो फिर उस विचार में या उस तरीके में चेंज क्या करना है। ये इस तरीके से इसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला प्रिपरेशन होता है, आयोजन होता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्यारे दोस्तों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले आपके अपने थॉर्नडाइक हैं। कौन है सर? थॉर्नडाइक हैं। अच्छा, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सर हमने तो पढ़ा था कि थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया। एक ही बात है, नाम एक चीज एक ही है, सिद्धांत एक ही है, उसके नाम अनेक हैं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये वही है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है,
चाहे ट्रायल एंड एरर थ्योरी कह दो, चाहे उसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कह दो, या इसका एक और नाम है संबंधवाद या संयोजनवाद, संयुक्त संबंध सिद्धांत, तो इसके कई नाम हैं, ठीक है। और थॉर्नडाइक के बारे में क्या बताया था हमने अभी शुरुआत में? हमने ये बताया था कि थॉर्नडाइक ने 3 प्रमुख नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लीजिए। अब इसमें आप देख रहे हो ये यूपी टेट जो है इसकी परीक्षा सीटेट से कितनी चेंज है, कितना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? हमारी लर्निंग पर किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है? प्यारे दोस्तों, हमारी लर्निंग पर हमारे पर्सनल फैक्टर का प्रभाव पड़ता है, हमारे व्यक्तिगत कारक का प्रभाव पड़ता है, और जिस प्रकार के एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है, जिस प्रकार की समाज संस्कृति के बीच हम रह रहे हैं उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और सामाजिक कारक वही चीज, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा समाज, सभ्यता, संस्कृति, इन सब चीजों का प्रभाव हमारी लर्निंग पर पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, बड़ा प्यारा प्रश्न है। कहता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए किसने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित किया था, ठीक है। और प्याजे ने क्या सिद्धांत दिया भाई? प्याजे की अगर बात करें तो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया, ठीक है। ब्रूनर ने क्या किया भाई? ब्रूनर का जो सिद्धांत है इसका नाम है आविष्कारी अधिगम सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, ओके। वाइगॉत्स्की, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पे चले जाएंगे। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है स्पीयरमैन ने दिया, स्पीयरमैन ने क्या दिया? स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। क्या दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। अच्छा, अभी जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है, ये किसने दिया? ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है थर्स्टन ने। किसने दी है? थर्स्टन ने। चाहो तो लिख लो, नहीं भूल जाओगे। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया भाई? बहुकारक सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक यहाँ भी बुद्धि में भी है और लर्निंग में भी है, ठीक है। वहां तो उन्होंने सिद्धांत दिया ही है, यहां बुद्धि में भी समूह कारक सिद्धांत दिया है। किसने? थॉर्नडाइक ने, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने, समूह कारक सिद्धांत दिया थर्स्टन ने, बहुकारक सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने, और बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत दिया रॉबर्ट स्टनबर्ग ने। किसने दिया? रॉबर्ट स्टनबर्ग ने, ठीक है। ये वाला सिद्धांत, प्रक्रिया सिद्धांत, रॉबर्ट स्टनबर्ग ने। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ऑप्शन नंबर ए के साथ में चले जाएंगे। अगला प्रश्न लीजिए, बड़ा प्यारा प्रश्न है। प्रोजेक्ट मेथड इज एसोसिएटेड विद, प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट विधि जो है यहाँ किलपैट्रिक से संबंधित है, किलपैट्रिक ने दिया था। और इसकी मूल अवधारणा किसने दी थी? जो इसकी मूल अवधारणा है वो जॉन डीवी ने दी थी। किसने दी थी? जॉन डीवी ने, ठीक है। क्योंकि जो किलपैट्रिक हैं ये जॉन डीवी के शिष्य थे, ठीक है। और फिर इन्होंने ये जो मूल अवधारणा थी जॉन डीवी के द्वारा इसको आगे बढ़ाने का काम किया, तो इनका नाम इसके साथ जुड़ गया किलपैट्रिक का। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमको मिलता है और कहता है कि पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। कौन सी चीज है जो बच्चे के पूर्व ज्ञान से या पूर्व अधिगम से संबंधित है? उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न या फिर लक्ष्य कथन। तो जब भी हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो हम पहले बच्चों से क्या करते हैं? प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। प्यारे बच्चों, क्या करते हैं? प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न क्यों? ताकि हम ये समझ पाए कि बच्चे को पहले से कितना नॉलेज है, पहले से बच्चा इस चीज के बारे में कितना जानता है, या प्रस्तावना प्रश्न के माध्यम से जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक बच्चों के मुंह से ही निकलवाना होता है, ठीक है। तो ये होते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, प्रस्तावना प्रश्न। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि गलत वाक्य को चुनना है।
गलत वाक्य को इसमें चुनना है, जो सही है उसको पड़े रहने दो। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। जी बिल्कुल, बच्चे सबसे अच्छा वहां सीखते हैं जहां नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, जहां किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं, कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं, नेचुरल एनवायरनमेंट हो, बच्चा वहां पे खुद इन्वॉल्व होकर सीखता है। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। ये भी बात बहुत अच्छी है कि बच्चे जो है वो लर्निंग बाय डूइंग बेहतर तरीके से सीखते हैं। जहां बच्चे को खुद करने का मौका मिल रहा है वहां बच्चा खुद इन्वॉल्व हो जाता है और ज्यादा एक्टिव होकर के चीजों को समझता है, सीखता है, और उसकी जो लर्निंग है वो लॉन्ग टाइम के लिए बच्चे के दिमाग में स्टेबल हो जाती है। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं। बात तो ये भी है कि बच्चे छात्र जो हैं वो प्लेवे मेथड से भी बहुत बेहतर सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, नहीं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं सीखते। बच्चे सबसे अच्छा कहां सीखते हैं? जहां उनका नेचुरल एनवायरनमेंट मिले, लर्निंग बाय डूइंग हो, प्लेवे मेथड हो, यहां बच्चे बेहतर सीखते हैं। ये ऑप्शन हमारा जो डी है वह गलत हो जाएगा, गलत है, इसीलिए यहां पे सही है। अगला प्रश्न आपसे कहता है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? कौन सा संशोधन है वो? तो वह है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जिसके माध्यम से भारत के संविधान में बहुत सारे चेंजेस किए गए और शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कहता है शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। जो टीचिंग है इसमें क्या क्या सम्मिलित है? मूल्यांकन होता है इसमें? जी सर बिल्कुल मूल्यांकन होता है। उपचारात्मक कार्य भी होता है, निदानात्मक कार्य भी होता है। तो यहाँ पे सभी चीजें टीचिंग में इंक्लूड है। ठीक है, टीचिंग में सभी चीजें इंक्लूड है। अब एक एक चीज समझ लो। देखिए टीचिंग में क्या होता है, पहले नंबर पर आता है निदानात्मक कार्य। सर ये क्या होता है समझा दीजिए। समझा देते हैं। डायग्नोस्टिक फंक्शन का मतलब होता है कि टीचिंग की शुरुआत में यह जाना जाता है कि विद्यार्थियों को कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ समस्या है। ठीक है, ये छात्रों की समझ, उसको पहले से कितना ज्ञान है, सीखने में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है बच्चा, ये सब चीजें जान ली जाती हैं। ठीक है, जैसे आप डॉक्टर के यहाँ गए और आपने बीमारी बताई तो सबसे पहले डॉक्टर आपके चेकअप करवाता है। आपने कहा पेट में दर्द है तो डॉक्टर आपका जो है कि अल्ट्रासाउंड भी कराएगा, आपका ब्लड चेकअप भी लेगा, है ना। तो ये सब काम डॉक्टर पहले करेगा। तो निदान में हम सब पहले बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। फिर उपचारात्मक कार्य आता है। उपचार में क्या होता है कि यहाँ पे निदान के बाद, इसके बाद, इस स्टेप के बाद हम इसमें जाते हैं निदान में, उपचार में। निदान के बाद जो कमियां पाई जाती हैं उन्हें दूर करने के लिए विशेष टीचिंग मेथड्स का या टीचिंग टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। क्या क्या समस्याएं बच्चे को आ रही हैं, कहाँ दिक्कत है ना, कैसे इसको सिखाया जाए, उसके लिए बेस्ट टीचिंग मेथड या टीचिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर ने यहाँ पर आपके सारे टेस्ट करवा लिए, चेकअप करवा लिया, अब वो जो समस्या पेशेंट को निकली वो कैसे ठीक हो, इसके लिए डॉक्टर आपको यहाँ पे दवाई देता है, आपका उपचार करता है ना, आपको उसके हिसाब से दवाई दी। तो उपचार में क्या है, यहाँ छात्रों को सुधारने और उनकी प्रोग्रेस में हेल्प करने के लिए तरीका अपनाया जाता है। फिर लास्ट में आता है मूल्यांकन कार्य। यहाँ पे टीचिंग के लास्ट में यह देखा जाता है कि छात्रों ने कितना सीखा, हमने कितना सिखाया, जो हमने पढ़ाया वो कितना प्रभावशाली रहा। ठीक है, उसका मूल्यांकन होता है कि बच्चे ने कितना सीखा, हमने जो पढ़ाया, हमने जो सिखाया, उसका कितना प्रभाव पड़ा बच्चे पर। अगर डॉक्टर के बेस पे समझें तो यहाँ पे डॉक्टर ये देखता है कि हाँ हमने इस समस्या में पेशेंट को ये दवाई दी थी तो ये दवाई पेशेंट के कितने काम आई, किस हद तक पेशेंट ठीक हुआ है, हमारी दवाई कितना काम कर गई, है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो इसमें सबसे पहले निदान आता है, फिर हम उसका उपचार करते हैं, फिर लास्ट में मूल्यांकन करते हैं। ये सभी चीजें इसमें इंक्लूड हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली कब होगा? शिक्षक एकाधिकारवादी होगा। जी हाँ बिल्कुल, जब शिक्षक ऑटोक्रेटिक होगा, यानी कि एकाधिकारवादी का मतलब होता है कि जब शिक्षक खुद ही बोल रहा है, उसमें छात्रों का कोई इन्वॉल्व नहीं है ना। तो ये जो टीचिंग होगी ना वो एक तरफा हो जाएगी कि टीचर खुद ही एक्टिव है,
खुद ही बोल रहा है ना, छात्रों की सुन नहीं रहा या छात्रों का उसमें कोई भागीदारी नहीं है, तो ये टीचिंग एक तरफा हो जाएगी और बच्चों को उबाऊ बना देगी और ये बहुत कम प्रभावशाली होगी। विद्यार्थी जहां जहां निष्क्रिय रहेंगे, जहां जहां विद्यार्थी पैसिव रहेंगे, सिर्फ सुनते रहेंगे, ना सोचेंगे ना कोई प्रतिक्रिया देंगे, है ना, तो यहां भी बच्चा बहुत कम सीख पाएगा, है ना। और जहां फिर है केवल लिखने पर बल हो, तो यहाँ पे बच्चा सिर्फ लिखता ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि बच्चा केवल रटने पर लिखने पर उसका जोर है ना तो उसके अंदर कुछ विश्लेषणात्मक सोच है, ना तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके अंदर डेवलप हो रही है, ना तो रचनात्मकता है। तो फिर यहाँ भी बच्चा क्या है, ये भी कम प्रभावशाली होगा। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन डी, ये सारे ही ऑप्शंस जो हैं ये टीचिंग को खराब करते हैं। इससे शिक्षण कम प्रभावशाली रहता है, कुछ इफेक्टिव खास नहीं होता इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आपके सामने कि थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर वाज गिवन बाय, यानी कि भाषा रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया था? बर्नस्टीन ने, नॉम चॉम्स्की ने, फिल्मर ने या फिर स्किनर ने? प्यारे दोस्तों किसने दिया? तो ये दिया आपने आपके चॉम्स्की ने, नॉम चॉम्स्की का नाम है। इन्होंने भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था। चॉम्स्की को भाषा विकास का जनक भी कहा जाता है। जनक हैं ये किसके? भाषा विकास के। किसके जनक हैं सर? ये भाषा विकास के जनक हैं नॉम चॉम्स्की। ठीक है, चॉम्स्की कहते हैं कि बालक में ग्रामर और लैंग्वेज को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यानी कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, जो भाषा अर्जन करने की क्षमता, वो बचपन से ही छात्र में समाहित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिलेगा 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? शारीरिक गठन के संदर्भ में देखिएगा, यहाँ पे मेसोमॉर्फिक क्या है ये? अच्छा, ये शेल्डन के अनुसार बताए गए व्यक्तित्व के प्रकार हैं। किसके अनुसार बताया गया सर? शेल्डन के अनुसार। शेल्डन ने ये व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं शारीरिक गठन के आधार पर, वही है यहाँ पे। अब इसमें कौन सा सही नहीं है? तो देखिए मेसोमॉर्फिक तो ठीक है, क्योंकि ये ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जिनका शरीर गठीला और मजबूत हो, उसे मेसोमॉर्फिक कहते हैं। फिर है एंटागोनिस्टिक, ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं, क्योंकि एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपोजिट व्यवहार दिखाता है, अपोजिट व्यवहार करता है, प्रतिकूल व्यवहार करता है, उसको एंटागोनिस्टिक कहते हैं। ये शारीरिक गठन के संदर्भ में सही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक्टोमॉर्फिक क्या होता है सर? एक्टोमॉर्फिक होता है ऐसे व्यक्ति जो दुबला पतला और कमजोर शरीर वाला होता है, उसको एक्टोमॉर्फिक कहते हैं। एंडोमॉर्फिक होता है जिसका शारीरिक गठन गोल मटोल और नरम होता है। कुछ लोग होते नहीं गोलू मोलू से, है ना, उनको एंडोमॉर्फिक कहा जाता है। तो ये शेल्डन ने बताए हैं शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। ठीक है, चलिए, और जो ये वाला ऑप्शन है आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है कि निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन क्या है। इसमें हमको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? देखिए, हम मोटिवेट वहाँ होते हैं काम करने के लिए जहाँ हमको आवश्यकता होती है, जहाँ हमको नीड होती है। वहाँ अगर हम काम नहीं भी करना चाह रहे हैं ना, तब भी कर रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हम मजबूरी में काम कर रहे हैं क्योंकि हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ से हमको एक मोटिवेशन मिल रहा है। अंतर्नोद, ड्राइव क्या होती है सर? ड्राइव का मतलब होता है, ये जो ड्राइव है ना, ये एक इंटरनल फोर्स होता है प्यारे दोस्तों, हमारा आंतरिक बल होता है जो किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे व्यवहार को प्रेरित करता है। जैसे भूख लगने पर भोजन की ओर प्रेरित होना, ये हमें अंदर से, हमारा जो इंटरनल फोर्स है वो हमें भोजन लेने के लिए प्रेरित कर रहा है कि भोजन हमें अब चाहिए। ठीक है, और अगर इसके बारे में हम बात करें ड्राइव की, तो इसको जैसे भोजन खोजने पर या जैसे भोजन पा लेने पर, भोजन खा लेने पर हमारी भूख शांत हो जाती है ना। जब हमें भोजन मिल जाता है तो हमारी भूख शांत हो जाती है, तो वो ड्राइव हमारी शांत हो जाती है। प्रोत्साहन, इंसेंटिव का मतलब ये होता है
कि जैसे अगर हम कोई मेडल पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, या घर वालों ने कह दिया कि तुम हाई स्कूल पास हो जाओ, तुम्हें हम साइकिल लेकर के देंगे, है ना, तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। वैसे पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको एक प्रोत्साहन मिल रहा है, हमें इंसेंटिव मिल रहा है, ठीक है, हम प्रशंसा पाने के लिए, हम अच्छे नंबर के लिए, हम किसी पुरस्कार के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो प्रोत्साहन हो जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ पे ये सभी जो हैं अभिप्रेरणा के घटक हैं। अच्छा, अभिप्रेरणा के 3 ही तो प्रमुख घटक हैं सर, कितने? 3 प्रमुख घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं। पहला उसमें आपकी नीड है, दूसरा आपका अंतर्नोद, तीसरा प्रोत्साहन है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वह सिगमंड फ्राइड है। कौन है? सिगमंड फ्राइड हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन सा है जो संबंधित नहीं है? देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री ये भी संबंधित है, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन ये भी स्किनर से संबंधित है, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक ने दी है, व्यवहार रूपांतरण तकनीकी ये भी स्किनर से ही संबंधित है। तो यहाँ पे जो त्रुटियों के माध्यम से सीखना ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है कि विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? जहाँ पे अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी हैं, ठीक है, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, तो अलग अलग योग्यता है बालक की, तो उसके लिए कौन सा मूल्यांकन ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपका? इसमें आंतरिक मूल्यांकन या बाहरी मूल्यांकन या प्रायोगिक मूल्यांकन या फिर सतत और व्यापक मूल्यांकन? अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो जो आंतरिक मूल्यांकन होता है, आंतरिक मूल्यांकन ये केवल विद्यालय के स्तर पर ही सीमित होता है, लेकिन हर पहलू को ये कवर नहीं करता, तो इसलिए ये जो है इतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है। बाहरी मूल्यांकन क्या होता है सर? बाहरी मूल्यांकन ये भी कम उपयोगी है, क्योंकि ये केवल परीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है, ये सिर्फ रिजल्ट पर बेस्ड होता है, जो विद्यार्थियों की जो अलग अलग क्षमताएं हैं उनको नहीं दिखाता, सिर्फ जो पढ़ाई की गई उसकी परीक्षा हुई उसका रिजल्ट क्या आया ये उस पर बेस्ड होता है। प्रायोगिक मूल्यांकन जो होता है ये थोड़ा विषय विशेष में ही उपयोगी होता है, किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में ये व्यवहारिक ज्ञान को मापता है, लेकिन सभी योग्यताओं और सभी प्रकार के इंटरेस्ट को कवर नहीं करता। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है ये सबसे अधिक उपयोगी है, सबसे अधिक उपयोगी है सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये विद्यार्थियों का समग्र विकास, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित जो अन्य एक्टिविटीज होती हैं उनका भी ये मूल्यांकन करता है। तो ये निरंतर चलने वाला मूल्यांकन है और बड़े लेवल पर होता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे आपको ब्लूम ने जो शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है उनके बारे में आपको पता होगा, तब आप आंसर कर पाओगे। तो ध्यान रखिए कि ब्लूम ने शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है, जिसे अंग्रेजी में 3H भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में 3H भी कहा गया है। 3H का मतलब होता है, एक तो हो गया आपका हेड यानी कि ज्ञानात्मक या ज्ञान से रिलेटेड क्षेत्र, दूसरा है हार्ट, तीसरा है हार्ट यानी कि भावनात्मक क्षेत्र, तीसरा है हैंड। इसमें तीसरा क्या है? हैंड यानी कि मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। तो अब देखिए इसमें जो अवबोध है ना प्यारे दोस्तों, कॉम्प्रिहेंशन, ये संज्ञानात्मक पक्ष का हिस्सा है, ठीक है। जो ज्ञान है ये भी संज्ञानात्मक पक्ष का हिस्सा है, लेकिन जो चरित्र निर्माण है ये अफेक्टिव डोमेन यानी कि ये आपका भावनात्मक क्षेत्र से संबंधित है। ये किससे संबंधित है सर? ये भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है, जबकि क्वेश्चन हमसे संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो वो चरित्र निर्माण नहीं है, ठीक है। ये किससे संबंधित है फिर? अगर ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है तो ये भावनात्मक क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें हम मूल्यों, भावनाओं और दृष्टिकोण का विकास होता है। जो एनालिसिस है ना,
विश्लेषण ये भी संज्ञानात्मक पक्ष का हिस्सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सी है वह राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण के स्तर यानी कि लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है वो मुख्य रूप से 3 होते हैं सर। लेवल्स ऑफ टीचिंग कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? एक होता है आपका मेमोरी स्तर, कौन सा? स्मृति स्तर। दूसरा होता है अवबोध स्तर और तीसरा होता है प्रत्यावर्ती स्तर। ये 3 होते हैं। जो अभिप्रेरणा स्तर है यह शिक्षण का स्तर नहीं है, ये आपका शिक्षण की एक सहायक प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है। अभी जो स्मृति स्तर है इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, मेमोरी लेवल, तो ये सबसे निचला स्तर होता है जहां विद्यार्थी केवल रटने या याद रखने पर ध्यान देता है। दूसरा होता है हमारा अवबोध स्तर, ये दूसरा होता है अवबोध स्तर। ये मध्यम स्तर होता है जहां विद्यार्थी विषय को समझ करके सीखता है, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो उसका उद्देश्य है, उसके बीच में संबंध बनाता है, तर्क को समझता है। प्रत्यावर्ती स्तर जो होता है ये सबसे ऊंचा स्तर है जहां विद्यार्थी चिंतन, विश्लेषण और समस्या समाधान करता है। यहाँ पे बच्चे के अंदर नए विचार उत्पन्न होते हैं, समस्याओं का समाधान निकालता है। अभिप्रेरणा स्तर यहाँ पे शिक्षण का स्तर नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है और क्लास कैसी रही ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले एरिक एरिक्सन है। कौन है? एरिक एरिक्सन भी हैं। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा और थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।